हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आइए अपनी लीगल करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला केस है डोमन मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। नॉन सबमिशन ऑफ मर्डर वेपन फॉर ऑफेंसिव एग्जामिनेशन नॉट डेट्रीमेंटल टू प्रोसिक्यूशन केस व्हेन डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल। अब ये केस जो है ना, ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस केस में हुआ क्या है, एक लड़की थी जो अपने मामा मामी के घर में रहती थी। ठीक है, घर पे रहते रहते उसने वहाँ पे ही पढ़ाई करी। उस ड्यूरेशन में उसका एक अफेयर चल गया था एक लड़के के साथ। अफेयर काफ़ी लंबे टाइम तक चला, परंतु उन दोनों की शादी नहीं हुई। शादी उस लड़की की किसी और लड़के से हो गई। अब एक दिन जब वो लड़की और उसका हस्बैंड मामा मामी के घर दोबारा आए और वो वहाँ पे रात को रुके। रात को जब रुके तो मामा मामी अपने अलग कमरे में सो रहे थे, हस्बैंड वाइफ अपना अलग कमरे में सो रहे थे। अब थोड़े ही देर बाद जब सबकी आंख लग गई तो वाइफ को हस्बैंड की चीखने की आवाज़ आई कि बहुत ज़ोर से वो चीखा। लाइट वाइट जलाई, देखा तो उसने देखा वाइफ ने कि उसके हस्बैंड के पेट में चाकू है और वहां से ना जो उसका लवर था जिसको उसका पहले अफेयर चल रहा था वो वहां से भागता उसे दिखाई दिया। ठीक है, इतने में जब मामा मामी दूसरे कमरे से आए तो उन्होंने देखा, सिर्फ ये देखा था कि हस्बैंड के जो पेट है उस पर सिर्फ चाकू है। उन्होंने मामा मामी ने किसी लवर को भागते हुए नहीं देखा। अब यहां पर क्या हुआ, पुलिस के माध्यम से जो वेपन था, जो मर्डर वेपन था चाकू, उसको ना फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा ही नहीं जिससे कि उसका एग्जामिनेशन कराया जाए। अब होता क्या है कि जो भी कोई आप पे आरोप लगता है, कोई भी जो एलिगेशंस लगते हैं उसको दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। पहला होता है डायरेक्ट एविडेंस, यानी कि जिस व्यक्ति ने होते हुए देखा हो या आपके पास कोई सबूत हो, कोई आपके पास कोई वीडियोग्राफी हो, यानी ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस के माध्यम से आप उस एक्यूजेशन को प्रूव कर सकते हैं। वो बहुत इजीली आपको कन्विक्शन भी यानी कि सजा भी मिल सकती है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बेसिकली ऐसा होता है कि चेन से चेन लिंक की जाती है। डायरेक्ट एविडेंस में तो ये है कि सीधा हाँ इसने अपराध किया, मैंने इसको होते हुए देखा है, इसने इसको गोली मारी थी, वो तो हो गया हमारा डायरेक्ट एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये था कि सर हाँ मैंने ही देखा था कि जिस रूम से मर्डर हुआ है उस रूम से यही व्यक्ति भागा था और उसके ही शर्ट पर खून के धब्बे थे, परंतु देखा नहीं है कि सर इसने ही मारा है। ठीक, तो ऐसे जो हम चीजें इकट्ठा करते हैं वो होते हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी सजा मिलती है, पर उसमें काफी मेहनत लगती है, काफी सोच समझ के कोर्ट को अपना डिसीजन तक पहुंचना होता है। अब यहाँ पे ना जब कोर्ट के सामने मैटर आया तो अब मैटर यही था कि देखिए जो आपने वेपन था, जो चाकू था, वो तो भेजा नहीं जिससे कि उसका एग्जामिनेशन हो सके फोरेंसिक डिपार्टमेंट में। पर यहाँ पे अब मैटर ये पहुंचा कि वाइफ का जो ये एविडेंस है कि वाइफ ने देखा कि हाँ मेरा जो लवर था वो भाग रहा है और पति के पेट में चाकू है, इसको हम डायरेक्ट एविडेंस मानेंगे या हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मानेंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जस्ट बिकॉज कि वाइफ ने ये नहीं देखा कि उसका जो लवर था उसने ही पेट में चाकू मारा है, तो इसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मानेंगे, इसको हम डायरेक्ट एविडेंस ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ ही सेकंड्स का डिफरेंस था कि जैसे वो चीखा, उसने उठ के लाइट जलाई और इतने में देखा कि वो भाग रहा है, तो इतने कम टाइम के लिए इसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट एविडेंस ही करेंगे और इस बेसिस पे वो जो लवर था उसको सजा मिल जाएगी। ठीक है, तो केस आपका डोरमन मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। सेकंड केस है आमिर मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। In case of inconsistency between multiple dying declarations, statement recorded by magistrate or higher official can be relied upon। अभी इंपॉर्टेंट केस है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो लेटेस्ट केसेस में यही केस है जो आप मेंशन करेंगे। अब इस केस में हुआ क्या है, एक फैमिली थी, उसमें हस्बैंड, वाइफ, सास, देवर और ननंद। ठीक है, ये 5 लोग रहते थे। अब होता क्या है कि सास, ननंद और देवर ये तीनों मिलके ना वाइफ को काफी परेशान कर देते हैं। जो उसका हस्बैंड था वो काफी अच्छा इंसान था, वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता था। तो एक दिन क्या हुआ, हस्बैंड मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह निकला। अब घर पे बची खाली थी वाइफ, अकेली थी वो। तो उस वाइफ पर सास ने, देवर ने और ननंद ने, तीनों ने मिलकर उस पर केरोसिन डाली और आग लगा दी। ठीक, पर वो जैसे जैसे बच गई। जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, अब देखिए डाइंग डिक्लेरेशन एक वो परिस्थिति है जहां पर जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है वो ये स्वेच्छा से ये बयान देता है कि किस परिस्थिति में किस व्यक्ति ने उसको मारने का प्रयत्न किया। तो ये जो कथन वो देता है ना, कथन देने के बाद अगर वो मर जाता है
तो इस कथन के बेसिस पे ही दूसरे व्यक्ति को सजा मिल सकती है। तो ये जो कथन है इसको हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, तो जब उस महिला पे जब केरोसिन डाला, उसको आग लगाया गया, पर वो बच गई थी, एकदम नहीं मरी, हॉस्पिटलाइज्ड हुई। वहां पे पुलिस ने उसके बयान लिए। पुलिस को जब उसने बयान दिए तो उसने पुलिस से ये कहा कि हाँ, मेरी सास ने, मेरी ननद और मेरे देवर ने, तीनों ने मिलकर मेरे ऊपर केरोसिन ऑयल डाला और मुझे आग लगा दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक डाइंग डिक्लेरेशन हुआ। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या हुआ, डाइंग डिक्लेरेशन में उसने दूसरी एक और स्टेटमेंट दी, वो दी उसने मजिस्ट्रेट को। एक तो दी पुलिस वालों को, दूसरी दी मजिस्ट्रेट को। अब मजिस्ट्रेट के सामने उसने क्या बोला, मजिस्ट्रेट के सामने उसने बोला कि मुझे जो जलाया गया है वो मेरी सास के द्वारा और मेरे देवर के द्वारा जलाया गया है। यहां पर ननद का नाम नहीं लिया, तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अगर एक ही डाइंग डिक्लेरेशन होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, उस व्यक्ति को मिल जाती सजा। पर यहां पे एक से ज्यादा अन्य डाइंग डिक्लेरेशन थी, और अगर अन्य डाइंग डिक्लेरेशन भी सारी एक बात बोल रही है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन अलग अलग बात बोलती हैं तो उसमें आ जाती है दिक्कत। अब हम कौन सी डाइंग डिक्लेरेशन को मान के चलें, वो वाली जो पुलिस के सामने दी गई या वो वाली जो मजिस्ट्रेट के सामने दी गई। अब यहां पर कोर्ट ने बहुत अच्छा अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में जहां पे एक से ज्यादा अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन देता है और वो सारी डाइंग डिक्लेरेशन एक दूसरे से भिन्न है, तो ऐसे में हम उस डाइंग डिक्लेरेशन को कंसीडर करेंगे जो मजिस्ट्रेट के सामने दी गई या किसी हायर ऑफिशियल के सामने दी गई, कोई जो वो ऑफिसर जो अच्छी पोस्ट पर है। तो अगर आप मजिस्ट्रेट या हायर पोस्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने डाइंग डिक्लेरेशन देते हैं तो ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन को ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट केस हो जाता है डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट केस है हमारा उषा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड दैट while taking cognizance of offenses under section 190 of CRPC, the court cannot modify or alter the sections within the police report। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी कोई अपराध होता है, अपराध के बाद एफआईआर कराते हैं लोग, एफआईआर के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो पुलिस लगाती है अपनी पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं चार्जशीट। अब चार्जशीट लगाने के बाद मजिस्ट्रेट 190 सेक्शन 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। तो यहां पे यही बोला गया है कि जब मजिस्ट्रेट अपना संज्ञान ले लेते हैं तो संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट के पास ये कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी पावर नहीं है कि वो उस चार्जशीट में कुछ हेरबदल कर सके, कुछ चेंजेस कर सके कि अच्छा चार्जशीट में तो इन धाराओं में, बट ये एक धारा मैं काट देता हूं या इस व्यक्ति पे एक धारा एक्स्ट्रा लगा देता हूं चार्जशीट पे। तो यहां पे यही बोला गया है कि मजिस्ट्रेट चार्जशीट पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। भाई आपको चेंज करना आपको बहुत टाइम मिलेगा। आप जब चार्ज फ्रेम करोगे, यहां पे तो चार्जशीट पुलिस ने फाइल करी, बट जब आप विचारण से पहले चार्ज को बनाओगे, फ्रेम करोगे, आप तब चेंज कर सकते हो। इवन अगर आपने तब भी चेंज नहीं किया तो आप अपना जजमेंट सुनाने से पहले भी आपको पर्याप्त मौका है, विचारण के दौरान आप अपने चार्ज में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा है कि आप किसी भी हाल में जो पुलिस रिपोर्ट होती है, जो चार्जशीट होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। करना है तो आप अपना चार्ज फ्रेम करें और जजमेंट से पहले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस है XXX वर्सेस XXX। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का केस है 2024 का। यहां पे बोला गया सेकंड क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन बाय द सेम पर्सन इज बार्ड, बट हाई कोर्ट कैन एंटरटेन सच अ प्ली अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। देखिए, रिवीजन आता कब है? रिवीजन आता है बेसिकली, यहाँ पे बात करिए क्रिमिनल रिवीजन, यानी कि कोई मैटर है जिसमें निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, अब जो उचली अदालत है उनको लग रहा है कि जो हमारी जूनियर कोर्ट है उन्होंने ये फैसला अच्छे से नहीं सुनाया या कुछ इसमें त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई। तो ऐसे में कोर्ट के पास रिवीजन जाती है कि आप निचली अदालत का जो डिसीजन है उस डिसीजन पे आप एक बार दोबारा से विचार करें। अब यहाँ पे भी यही हुआ, निचली अदालत ने अपना जजमेंट सुनाया, कोर्ट पार्टी चली गई रिवीजन लेकर, यानी फर्स्ट रिवीजन उन्होंने कोर्ट में डाल दिया, हाई कोर्ट में। अब क्या हुआ, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन में अपना फर्स्ट रिवीजन डाल दिया। अब कोर्ट ऑफ सेशन ने भी बोल दिया है कि देखिए जो निचली अदालत का डिसीजन है ना वो बिल्कुल सही है, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। अब इससे प्रभावित होकर पार्टी दोबारा कहां गई, हाई कोर्ट पहुंची, और कहां पर पहुंची, 482 सीआरपीसी, यानी कि जहां पर हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर के बारे में बताया गया। तो वहां पे ये पार्टी डिमांड करी थी कि सर आप अपना
इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए हमें दोबारा से अलाउ करो कि हम दोबारा से यानी सेकंड क्या करें, हम सेकंड क्रिमिनल रिवीजन फाइल करें। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए हमारे पास इनहेरेंट पावर है, ठीक है, और इनहेरेंट पावर हम कभी भी यूज कर सकते हैं, भले ही वो चीज हमारे जो बेएक्ट में है उसके विपरीत बात करें। यानी कि अगर समाज को लाभ हो रहा है हमारे इस पावर से तो हम कर सकते हैं। पर देखिए सीआरपीसी में ना सेकंड रिवीजन की कोई बात करी ही नहीं है। उन्होंने साफ मना कर रखा है कि अगर आप पहली रिवीजन फाइल कर रहे हो और उस रिवीजन के बेसिस पे कुछ भी डिसीजन आ जाए तो आप दोबारा से सेकंड रिवीजन फाइल नहीं करोगे। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये बोला कि देखिए फाइल तो आप नहीं कर सकते, परंतु सेक्शन 482 सीआरपीसी के जो हमें इनहेरेंट पावर देता है हम उसका यूज करते हुए आपको ये अलाउ कर सकते हैं। परंतु जो आपका ये केस है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम जो सीआरपीसी में लिखा है उसके विपरीत जाकर आपको ये रिलीफ हम दें। तो ये इस केस में बोला गया था। नेक्स्ट केस है विनोद कुमार वर्सेस सोमी यादव। यहाँ पे बोला है वंस ए कंप्लेंट स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर एन एफआईआर अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। देखिए क्रिमिनल मैटर जो होता है ना ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। आप अपना केस एफआईआर एज एफआईआर अगर रजिस्टर करना चाहते हो कि मैं एफआईआर करा के जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ अपराध किया है मुझे एफआईआर करानी है, एफआईआर कराई, ठीक है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लेती तो हम एसपी के पास जाते हैं या फिर हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं कंप्लेंट के बेसिस पे। तो इस केस में भी ऐसा हुआ है कि पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना करी। अब वो जो व्यक्ति है वो वापस चले जाते हैं कोर्ट में एज ए कंप्लेंट लेकर। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि वो 156 क्लॉज 3 में पुलिस वालों को आदेश दें कि आप इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, और दूसरा ऑप्शन है कि मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के बेसिस पे ही संज्ञान ले ले। तो हुआ क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने जब कंप्लेंट आई तो मजिस्ट्रेट ने बिना संज्ञान लिए पार्टीज को सेक्शन 200 में एग्जामिन कर लिया, ठीक है। अब सेक्शन 200 सीआरपीसी ये बात करता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद ही उनको एग्जामिन करेंगे सेक्शन 200 में। पर यहां पे क्या हुआ है, मजिस्ट्रेट संज्ञान तो नहीं लिया, मजिस्ट्रेट सीधा कंप्लेनेंट को बुलाया और उनको एग्जामिन कर लिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि आपने जब कंप्लेनेंट को सीधा बुलाकर सेक्शन 200 में उसको एग्जामिन किया है तो ये माना जा रहा है कि आपने संज्ञान ले लिया है, आपने कोर्ट में आपने इस केस पर अपना कॉग्निजेंस यानी संज्ञान ले लिया है। और जब आपने संज्ञान ले लिया है तो आप सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दोबारा से नहीं दे सकते। या तो आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पहले ही दो, और अगर आपने संज्ञान ले लिया है तो फिर आप कंप्लेंट की जो कार्यवाही है, जो प्रक्रिया है, आप उसको फॉलो करें। तो एक ही केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने संज्ञान भी ले लिया कंप्लेंट के बेसिस पे और दूसरी तरफ आप जो प्रक्रिया हम पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे एफआईआर के बेसिस पे शुरू करते हैं आप वो भी करें। तो यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। दैट्स इट। आज की क्लास में इतने केसेस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।